नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा यूनिट 6 है, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग है, जो हमारे पेपर 1 में आता है। ओके, तो आज हम पेपर 1 का लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं और उसमें भी हम देखने वाले हैं अनुमान के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि कल मैंने आपको प्रमाण के बारे में बताया हुआ था ना, तो प्रमाण का भी एक प्रकार मैंने बताया था कि अनुमान। तो उसी अनुमान को आज हम डिटेल्स में पढ़ने वाले। अब देखिए, यहाँ पर अनुमान को क्यों डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे और वहाँ पर मुझे देखने को मिले कि अनुमान के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसीलिए ये अनुमान का अलग से आपको टॉपिक पढ़ा रही। ओके, तो चलिए दोस्तों, टॉपिक पर जाने से पहले आप सबको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो जो बच्चे फीस देकर नहीं पढ़ पाते हैं वैसे स्टूडेंट को यहाँ पर हेल्प हो जाए। ओके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं अनुमान के बारे में। अनुमान को आपको इंग्लिश वर्ड भी आपको याद रखना है, इन्फ्रेंस। ओके, तो देखिए इन्फ्रेंस जो है उसे ही हम कहते हैं अनुमान। अब देखिए, भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार दूसरे स्थान से जो हमें प्राप्त होने वाला ज्ञान है उसी को हम कहते हैं अनुमान। यानी कि आप अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर अगर आपके सामने कोई चीज़ आ जाती है और उसी चीज़ के बारे में आपने कहीं कभी पूर्व में यानी कि पहले कभी कोई चीज़ ऐसी देखी होंगी, तो उसके आधार पर आप ये अनुमान लगा सकेंगे कि ये चीज़ का होना इस बात का संकेत देता है। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि आपने पहले कभी भी चूल्हे में आग जलती हुई देखी होगी और आग में से धुआं निकलता हुआ अगर आपने देखा है, तो आप कहीं और जा रहे हैं और वहाँ पर पहाड़ में से कोई धुआं निकलता है, तो आप वहाँ पर अनुमान करेंगे कि जहाँ पर आग होती है वहाँ पर धुआं होता है, यानी कि यहाँ पर धुआं है तो उसका मतलब है यहाँ पर आग होनी चाहिए। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई, ये हमारा अनुमान हुआ। अनुमान को अगर संधि विच्छेद करते हैं तो उनमें से दो बातें निकलती है, अनु और दूसरी निकलती है मान। अनु का मतलब होता है पश्चात, पश्चात का मतलब क्या होगा, बाद में, और ज्ञान, मान का मतलब होगा ज्ञान। ओके, यानी कि पश्चात ज्ञान, यानी कि बाद में होने वाला ज्ञान। ओके, तो देखिए अन्य शब्दों में पूर्व ज्ञान के पश्चात उसी पर आधारित होने वाला ज्ञान को हम अनुमान कहते हैं। यानी कि हमें जो ज्ञान हमने पूर्व में जो ज्ञान प्राप्त किया हुआ है उसी ज्ञान के पश्चात हमें उसी ही ज्ञान के आधारित अगर कोई और ज्ञान होता है तो उसे ही हम कहते हैं अनुमान। ओके, अनुमान का आधार पूर्व में किए गए अनुभव हैं, यानी कि पहले किए गए अनुभव हैं। जैसे कि धुएं को देखकर आग होने का अनुमान लगाना, साधन से साध्य का होना अनुमान है। अब देखिए, साधन और साध्य क्या है, तो जो भी तर्क वाक्य होते हैं उनमें आपको दो वाक्य दिखने को मिलेंगे। उसमें आपको आधार वाक्य और आधार वाक्यों के आधार पर क्या होता है, उसका निष्कर्ष निकलता है ना। तो जहाँ पर दो आधार वाक्य होते हैं, कभी कभी दो से ज़्यादा आधार वाक्य बनते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, तर्क दोष हो जाता है। ओके, तो जहाँ पर दो आधार वाक्य होते हैं और उसी दो आधार वाक्यों के आधार पर हम क्या करते हैं, तीसरा निष्कर्ष निकालते हैं। तो जहाँ पर दो आधार वाक्यों में जो भी पद सेम होगा, ओके, दो आधार वाक्यों में जो पद सेम होगा उसे ही हम कहेंगे मध्यम पद, यानी कि दोनों में वो पद होना चाहिए। दोनों आधार वाक्य में जो पद होगा उसे ही हम, एक जैसे जो पद होंगे उसे ही हम कहेंगे मध्य पद। ओके, और उसी को मध्य पद को ही हम कहते हैं साधन। और साध्य की बात करें तो साध्य किसे कहेंगे, तो जो हमारा निष्कर्ष निकला है ना उसमें जो भी विधेय पद होता है, निष्कर्ष में भी विधेय पद होगा आपका, और फिर जो आपका आधार वाक्य है उसमें भी विधेय पद होगा। तो जो विधेय पद होता है ना उसे ही हम कहते हैं साध्य। ओके, तो यहाँ पर कहने का मतलब मध्य पद और विधेय पद दोनों का ज्ञान होना ही क्या है, अनुमान है। ओके, चलिए
अब देखते हैं दोस्तों अनुमान के प्रकार की ओर चलते हैं। तो अनुमान के प्रकार में दोस्तों देखते हैं तो पहले भेद के आधार पर उसके दो प्रकार माने गए हैं। एक है स्वार्थ अनुमान और दूसरा है परार्थ अनुमान। अब देखिए स्वार्थ अनुमान किसे कहेंगे, तो व्यक्ति स्वयं से कोई अनुमान करता है, खुद से वो कोई अनुमान करता है तो उसे ही कहते हैं स्वार्थ अनुमान। और परार्थ अनुमान का मतलब क्या होगा, दूसरे की बताई हुई बातों के आधार पर अगर वो अनुमान करता है, दूसरे की बताई हुई बातों से वो क्या करता है, अनुमान करता है, उसे ही हम कहते हैं परार्थ अनुमान। ओके, स्वार्थ अनुमान आपको पता चल गया, व्यक्ति खुद से स्वयं से अनुमान करता है। ओके, और परार्थ में क्या करेगा, दूसरों की बताई हुई बातों के आधार पर वो अनुमान करेगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, परार्थ अनुमान। ओके, चलिए अब अनुमान को 3 और भी भागों में बांटा गया है, तो उन भागों के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं और आए हुए हैं। आज शाम को मैं जो क्विज कराने वाली हूँ ना, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आपको क्विज में पूछे जाएंगे। ओके, और इसी जो क्विज में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो अगर आप ये वीडियो देखेंगे ना तो वहाँ पर आपके क्विज अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, अनुमान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्ववत अनुमान, दूसरा है शेषवत अनुमान और तीसरा है सामान्यतोदृष्ट अनुमान। ओके, देखिए पूर्ववत अनुमान है, उसमें क्या होता है कि कारण से अप्रभावित प्रभाव की बारे में अनुमान लगाया जाता है। यानी कि कारण हमारे सामने होता है और उसके आधार पर हम क्या करते हैं, अप्रभावित प्रभाव के बारे में, जिसका अभी प्रभाव नहीं हुआ है, ऐसे अप्रभावित प्रभाव के बारे में हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते। जैसे कि आकाश में जो काले बादल को देखते हैं तो उसके आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि भारी वर्षा हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर आकाश में काले बादल दिख रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, भारी वर्षा हो सकती है। तो आकाश में बादल का दिखना कारण हो गया, और वर्षा का हो सकना, यानी कि जो हम अनुमान लगाते हैं वर्षा हो सकती है, तो वर्षा हो सकना क्या हो गया आपका, अप्रभावित प्रभाव, यानी कि अभी वर्षा हुई नहीं है, यानी कि उसका भी प्रभाव नहीं पड़ा है। ओके, तो वैसे यह प्रभावित प्रभाव की ओर हम चलते हैं, जिसे हम कहते हैं पूर्ववत अनुमान। ओके, उसके बाद बात करते हैं शेषवत अनुमान की। तो शेषवत में क्या होगा, प्रमाण से हम कथित प्रमाण से किसकी ओर जाएंगे, अप्रमाणित कारण की ओर जाएंगे। ओके, यानी कि मान लीजिए नदी में जो बाढ़ आया है, उस बाढ़ का कारण हम क्या बताएंगे कि भारी वर्षा होने के कारण बाढ़ आया है। ओके, तो ये क्या हुआ, हम प्रभाव से कारण की ओर चले, यानी कि हमने प्रभाव देखा, बारिश हुई, वो हमारा प्रभाव हो गया, बारिश हुई और उसके बाद हमें कारण जानने को मिला कि उसका जो बाढ़ देखने को मिला, उसी को हम क्या कहेंगे कि बाढ़ का कारण क्या बन गया है, बाढ़ का कारण वर्षा है। ओके, यानी कि हम यहाँ प्रमाण से कारण का अनुमान लगाते हैं। ओके, यहाँ पर क्या करते, प्रभाव की ओर से हम कारण का पता लगाते हैं कि ये जो प्रभाव पड़ा है, प्रभाव यानी कि जो वर्षा हुई, प्रभाव का मतलब जो बाढ़ आया है, उस बाढ़ का कारण क्या है, वर्षा है। ओके, तो यहाँ पर प्रभाव से हम किसकी ओर जाएंगे, कारण का पता लगाएंगे, जबकि पूर्ववत में क्या करेंगे, कारण से हम प्रभाव का पता लगाएंगे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं सामान्यतोदृष्ट में क्या होगा। इस प्रकार के अनुमान में सामान्य समानता के कुछ देखे गए बिंदुओं पर आधारित होता है। यहाँ पर क्या होता है कि सामान्य का मतलब होता है जो सभी में दिखने को मिलता है। ओके, ना कि एक में, अगर किसी कुछ में दिखने को मिलेगा तो विशिष्ट हो जाएगा, लेकिन सभी में दिखने को मिलेगा उसे हम सामान्य कहते हैं ना। तो सामान्य जो भी समानता होती है, सब में सामान्य समानता होती है, जैसे कि मैं बोल दूं कि सभी मनुष्य मरणशील है, तो हाँ है, कोई ऐसा तो अजर अमर है नहीं, तो ये क्या हो गई, समानता हो गई है ना, सामान्य समानता है। ओके, तो ये सामान्य समानता के आधार पर हम क्या करते हैं, कुछ बिंदुओं को यहाँ पर बताते हैं। मान लीजिए कि आपने कहीं पर जो
सींग वाला पशु देख लिया, आपने क्या देख लिया, सींग वाला पशु देख लिया, तो उसके आधार पर ये बता देंगे आपको मान लीजिए कोई पशु है बैठा हुआ है और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक कोट है, दीवार है, यहाँ पर क्या है, एक दीवार है, ओके, और इस दीवार के पीछे एक पशु बैठा है और यहाँ पर उसकी सींग दिख रहे हैं, ओनली क्या दिख रहा है, सींग दिख रहे हैं, ओके। अब देखिए इस सींग को देखकर आप ये अनुमान लगाएंगे कि ये गाय ही है, या फिर आप ये बताएंगे ये क्या है, ये भैंसा है यानी कि बफेलो है, ओके। तो पशु की सींग को देखकर आप ये अनुमान लगा लेते हैं कि ये क्या है, ये गाय है। वास्तव में वो गाय हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, उसके सींग के आधार पर आपने क्या किया, उसका अनुमान लगाया, यानी कि जो समानता होती है सब में, उसी समानता के आधार पर आप क्या करेंगे, उसी के आधार पर आप एक अनुमान लगाएंगे, उसे ही हम कहते हैं सामान्यतो दृष्ट अनुमान, ओके। आई होप आपको पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट अनुमान के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आते हैं अनुमान के अवयव की बात करते हैं। तो देखिए अनुमान के जो अवयव होते हैं उसे उसके सोपान की प्रक्रिया भी मानी जाती है। तो उसके बारे में जानने से पहले हम कुछ शब्दावलियों को यहाँ पर देख लेते। तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया है पक्षपद, जिसे हम पक्षपद को ही हम कहते हैं उद्देश्य पद, और उद्देश्य पद ही हमारा लघु पद है। लघु पद को ही हम कहते हैं गौण पद, और उसे ही हम कहते हैं कर्ता। तो देखिए आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। पक्षपद, अगर आपको क्वेश्चन में पक्षपद बताया गया हो, या फिर उद्देश्य पद बताया गया हो, या फिर लघु पद कहा गया हो, या फिर गौण पद कहा गया हो, या फिर कर्ता कहा गया, इन सारों का मतलब एक ही है, ओके। चलिए अब दूसरा देखते हैं कि साध्य। तो साध्य पद क्या होता है? तो साध्य विधेय पद, वृहद पद, प्रमुख पद या फिर मुख्य पद, ये सारे के मीनिंग एक ही है। ये आपको मीनिंग याद रखने हैं, ओके। बाद में मैं बताती हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यहाँ पर अभी याद रखना है, साध्य पद को ही विधेय पद कहा जाता है, विधेय पद ही वृहद पद है, वृहद पद ही प्रमुख पद है, और प्रमुख पद ही मुख्य पद है। यानी कि इन सारों का मतलब एक ही होता है। चलिए तीसरा देखते हैं मध्य पद, मध्यवर्ती। मध्य पद को ही मध्यवर्ती पद कहते हैं, उसे ही साधन कहा जाता है और उसे ही लिंग कहा जाता है, ओके। तो ये भी आपको याद रखने। अब आते हैं हेतु की ओर। हेतु की भी बात कर लेते हैं, बाद में हेतु के बारे में बता दूंगी, ओके। चलिए अब देखते हैं ये जो सारे शब्दावलियाँ है उसमें देखते हैं साधन से साध्य का ज्ञान होना ही अनुमान है। ये बात मैंने आपको बताई थी आगे कि साधन से साध्य का क्या होता है, ज्ञान होना ही अनुमान है, ओके। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है कि सभी मनुष्य मरणशील है। ये हमारा क्या है, आधार वाक्य है, ओके। ये हमारा क्या है, आधार वाक्य है। दूसरा आधार वाक्य है राम एक मनुष्य है, ओके। ये दूसरा आधार वाक्य हो गया हमारा, ओके। अब देखिए हमने दो आधार वाक्य हमारे पास है, सभी मनुष्य मरणशील है, राम एक मनुष्य है, और अतः राम मरणशील, ये हमारा निष्कर्ष निकला, ओके। ये हमारा क्या निकला, निष्कर्ष निकला। यानी कि सभी मनुष्य मरणशील है, राम भी क्या है, मनुष्य है, और इसीलिए क्या है, राम मरणशील है। ये हमारा निष्कर्ष निकला, ओके। अब देखिए यहाँ पर उद्देश्य पद किसे कहेंगे, विधेय पद किसे कहेंगे, इसके बारे में देखते हैं। उद्देश्य पद का मतलब आपको मैंने बता दिया, पक्ष पद, लघु पद, गौण पद, कर्ता, ओके। और विधेय पद का मतलब मैंने बता दिया आपको, साध्य पद, बृहद पद, प्रमुख पद, मुख्य पद। और मध्य पद को मैंने आपको बता दिया कि मध्य पद, मध्यवर्ती पद, साधन लिंग, ओके। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा मैंने क्या बताया था कि जो मध्य पद होता है ना, मध्यम पद, वो दोनों आधार वाक्यों में क्या होता है, सेम होता है। तो देखिए यहाँ पर पहला आधार वाक्य पढ़िए, सभी मनुष्य मरणशील है, राम एक मनुष्य है। तो यहाँ पर कौन सा पद जो है वो कॉमन है दोनों में, तो मनुष्य है ना। तो ये मनुष्य हमारा क्या हो गया दोस्तों, मनुष्य हमारा हो गया मध्यम पद। क्या हो गया, मध्यम पद, ओके। ये हमारा मनुष्य हो गया मध्यम पद। अब देखिए आगे मैंने क्या बताया आपको,
उसके बाद उद्देश्य पद, तो जो भी हमारा आधार वाक्य हो या फिर कोई भी निष्कर्ष हो, उसका जो पहला जो शब्द होता है जो कर्ता के स्थान पर होता है, ओके, क्या कर्ता के स्थान पर होता है, और जो कर्ता के स्थान पर जो शब्द होता है उसे ही हम कहते हैं उद्देश्य पद। क्या कहते हैं? उद्देश्य पद। तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य पद क्या हो गया? मनुष्य हो गया। ओके, यहाँ पर हमारा उद्देश्य पद भी मनुष्य हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर उद्देश्य पद बदल जाएगा। यहाँ पर उद्देश्य पद क्या हो गया? राम हो गया। और यहाँ पर उद्देश्य पद क्या हो गया? राम हो गया। ओके, तो पहला जो कर्ता के स्थान पर जो भी होता है वो क्या होता है? हमारा उद्देश्य पद होता है। और जहाँ पर कर्ता के बाद का जो शब्द आता है, जो पद आता है, उसे ही हम कहते हैं विधेय पद। तो देखिए यहाँ पर आधार वाक्य में विधेय पद कौन सा है? मरणशील है। और यहाँ पर विधेय पद कौन सा है? मनुष्य है। जबकि यहाँ पर विधेय पद कौन सा है? तो मरणशील है। ओके, तो यहाँ पर हमारा विधेय पद देखिए, इस आधार वाक्य में विधेय पद हमारा क्या है? मरणशील और मनुष्य दोनों ही है। ओके, लेकिन हमारा निष्कर्ष में विधेय पद कौन सा है? निष्कर्ष में हमारा विधेय पद है मरणशील। ओके, तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। विधेय पद, उद्देश्य पद और मध्यवर्ती पद, जिसे हम मध्य पद कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको ये सारे सेंटेंस याद रखने, अगर याद नहीं रह रहा है तो वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आप वहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, और अगर यहाँ पर भी समझ में नहीं आता है तो ग्रुप में मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपको वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको सारे की सारी बातें बता दी। उद्देश्य पद किसे कहते हैं, आधार पद की विधेय पद किसे कहते हैं और मध्य पद किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर है, जैसे कि कुत्ते सरीसृप नहीं होते हैं, तो कुत्ते जो होते हैं वो क्या? सरीसृप नहीं होते। तो कुत्ते हो गया हमारा क्या? कर्ता के स्थान पर है, तो कुत्ता क्या हो गया? हमारा उद्देश्य हो गए। और सरीसृप नहीं होते, यानी कि सरीसृप जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? विधेय होगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उद्देश्य पद, विधेय पद और मध्य पद। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक और बात बताई थी। मैंने यहाँ पर क्या बताया था? साधन से साध्य का ज्ञान ही अनुमान है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारा साधन कौन सा है? दोनों में सेम होगा। वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा मध्य पद, यानी कि हमारा क्या हो गया? साधन हो गया। ओके, अब देखिए मनुष्य हमारा साधन है, जबकि साध्य के बारे में मैंने क्या बताया? जो हमारा विधेय पद होगा, यानी कि निष्कर्ष में जो विधेय पद होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम साध्य कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? मरणशील। क्या है? मरणशील। और यहाँ पर भी विधेय क्या है? मरणशील है। तो जो विधेय होता है वो विधेय को हम क्या कहते हैं? साध्य। विधेय पद को क्या कहते हैं? साध्य। और इसी साधन और साध्य का ज्ञान जब हमें होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही अनुमान कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर मनुष्य और मरणशील, यानी कि मनुष्य मरणशील है। ओके, तो ये हमारा हमें ज्ञान हुआ। हमें ये क्या हुआ? ज्ञान हुआ। हमारी साधन और साध्य की मदद से हमें ज्ञान हुआ कि मनुष्य क्या है? मरणशील है। और उसी को हम कहते हैं अनुमान। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं अनुमान के अवयव के जो सोपान होते हैं। ओके, ये जो शब्दावलियाँ मैंने आपको समझा दी। अब हम देखते हैं उस सोपान के बारे में बात करते हैं। उसके सोपान भी पूछे गए कि कौन सी प्रक्रिया में अनुमान होता है, यानी कि अनुमान की प्रक्रिया किस प्रक्रिया के रूप में होती है। तो आपको ये जो स्टेप्स है वो सारे के सारे क्रम में ही याद रखने हैं। ओके, जैसे है वैसे ही आपको यहाँ पर याद रखना है। सबसे पहला क्रम आएगा आपका प्रतिज्ञा। क्या आएगा? प्रतिज्ञा। अर्थात जो बात सिद्ध करनी है उसका कथन, जिस बात को हमें क्या करनी है? सिद्ध करनी है, और उसी के कथन को हम कहेंगे प्रतिज्ञा। ओके, तो देखिए यहाँ पर पर्वत के उस पार आग है। आपने बोला कि पर्वत के उस पार क्या है? आग है। तो ये आपने कथन किया, और उस कथन को आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। आपको ये बताना है कि पर्वत के उस पार आग क्यों है। ओके, यानी कि किस तरीके से आप ये बता रहे हो कि पर्वत के उस पार आग है, तो ये बात आपको सिद्ध करनी है, और उसी को हम कहेंगे प्रतिज्ञा। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं दोस्तों
प्रतिज्ञा के बाद आते हेतु की बात। तो यहाँ पर मैंने आगे आपको हेतु के बारे में लिखा हुआ था, उसी हेतु को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, तो प्रतिज्ञा के बाद क्या आएगा? हेतु। क्यों ऐसा अनुमान किया जाता है? आपने अनुमान किया कि पर्वत के उस पार आग है, तो ये अनुमान आपने क्यों किया? तो क्यों किया जाता है ये अनुमान, उसके बारे में ये बताता है आपका हेतु। ओके, तो देखिए इसका कारण अर्थात पक्ष में लिंग की उपस्थिति का ज्ञान कराना। ओके, लिंग के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया था ना, लिंग यानी मध्यम पद। क्या होता है? मध्य पद, यानी कि पक्ष में जो मध्य पद होता है उस उपस्थिति का क्या कराना? ज्ञान कराना। यानी कि क्योंकि वहाँ पर दुआ है, क्या है, तो यहाँ पर क्यों अनुमान किया गया ऐसा कि उस पार पर आग है, तो उसका क्योंकि वहाँ पर क्या था? धुआं था, इसीलिए आपने ये अनुमान लगाया कि यहाँ पर धुआं है, इसी के कारण क्या है? वहाँ आग है। ओके, ये आपने बात, ये आपको अभी सिद्ध करनी बाकी है। तो आपने ये बताया, अनुमान किया कि वहाँ पर क्यों अनुमान किया, तो धुएं को देखकर आपने अनुमान किया। अब उदाहरण, सपक्ष और विपक्ष दृष्टांतों द्वारा व्याप्ति का कथन करना। उदाहरण यानी कि देखिए, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। उदाहरण के माध्यम से आप वहाँ पर बताएंगे कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ क्या होता है? आग होती है। जैसे कि चूल्हे में, और जहाँ जहाँ आग चूल्हे में, ओके, जैसे कि चूल्हे में आग है तो वहाँ पर धुआं है, चूल्हे में धुआं है, तो इसका मतलब क्या है? वहाँ आग होगी। ओके, और जहाँ जहाँ आग नहीं होती वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं होता। जैसे कि तालाब में आग नहीं है, इसीलिए वहाँ पर धुआं नहीं है। ओके, या तो फिर आप ये कह सकते हो कि तालाब में धुआं नहीं है, तो इसकी वजह से वहाँ पर आग नहीं है। ओके, चलिए, तो ये आपने एग्जाम्पल के थ्रू से समझाया। ओके, यानी कि आपको जो सिद्ध करना है वो आपने अनुमान क्यों किया वो बताया, यानी कि हेतु के माध्यम से आपने बताया। फिर आप क्या करेंगे? उदाहरण देंगे। उदाहरण तो देने पड़ेंगे ना आपको कि आपने ऐसा कैसे कह दिया, तो ये उदाहरण दिया। उदाहरण के बाद आप क्या कहेंगे? उपनय। उपनय का मतलब क्या होता है? कि यह बतलाना कि यहाँ पर पक्ष में ऐसा ही लिंग उपस्थित है, यानी कि यहाँ पर पक्ष में क्या है? पक्ष में ऐसा ही मध्य पद उपस्थित है जो साध्य के अस्तित्व का क्या करता है? संकेत देता है। यानी कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर साध्य है। ओके, जैसे कि यहाँ भी धुआं मौजूद है। क्या? यहाँ भी धुआं मौजूद है, ये बात हम बताते हैं। फिर निगमन की ओर चलते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। तो यह सिद्ध हुआ कि पर्वत के उस पार क्या है? आग है। ओके, चलिए फिर से पूरी प्रोसेस बता देती हूँ। सबसे पहले आप एक कथन करते हैं कि पर्वत के उस पार आग है। आपने क्या बताया? पर्वत के उस पार आग है। तो ये कथन क्या हो गया? आपकी प्रतिज्ञा हो गई। फिर आप बताओगे क्योंकि जहाँ पर धुआं होता है, जहाँ पर क्या है? क्योंकि वहाँ पर क्या है? धुआं है। आपने ये बताया कि पर्वत के उस पार आग है, ये प्रतिज्ञा बताई आपने। फिर आप बताएंगे क्यों बताया ऐसा आपने? क्योंकि वहाँ पर धुआं है, तो वहाँ पर धुआं है, वो आपका क्या हो गया? वो आपका हेतु हो गया। और फिर जाकर आप उसे एग्जाम्पल के थ्रू पर बताते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ आग होगी। ओके, या तो फिर आप यही बताएंगे कि जहाँ जहाँ आग नहीं होती वहाँ वहाँ धुआं नहीं होता। तो आपने पहले प्रतिज्ञा की, कथन किया, फिर आपने उसे बताया कि उसका कारण यहाँ पर निकलने वाला धुआं है, यानी कि आपने हेतु बताया। हेतु के बाद आपने उदाहरण दिए। उदाहरण के बाद आप क्या करते हैं? उपनय करते हैं। उपनय का मतलब क्या होगा? कि यहाँ पर आप ये बताते हैं कि यहाँ पर पक्ष में क्या है? पक्ष में ऐसे ही लिंग उपस्थित है जो साध्य के अस्तित्व का क्या करती है? साध्य के अस्तित्व का वहाँ पर संकेत करती है। ओके, तो इसी के कारण हम ये बताते हैं कि यहाँ भी धुआं मौजूद है। ओके, फिर निगमन आपने, इसीलिए आपने निष्कर्ष निकाला कि
इसीलिए ये क्या है, यहाँ पर धुआं है। ओके, यानी कि आपने ये निष्कर्ष निकाला कि इसीलिए यहाँ पर क्या है, पर्वत के उस पार आग है। ये बात आपने सिद्ध की। ओके, उदाहरण के माध्यम से आपने बताया कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है, और यहाँ पर भी धुआं दिख रहा है। ये आपने उपनय किया और उसके माध्यम से आपने ये सिद्ध किया कि क्या सिद्ध किया आपने, क्या बताया कि उसके पार, पर्वत के उस पार क्या है, आग है। ओके, तो ये सिद्ध हो गया। जब सिद्ध हो जाता है तो हम उसे निगमन कहते हैं। जो निष्कर्ष निकाला ना, निगमन का मतलब ही मैंने बताया था ना कि निष्कर्ष को निकाला जाता है यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर निष्कर्ष को निकाल दिया तो उसे ही हम कहते हैं निगमन। आई होप आपको अब अनुमान के अवयव या फिर अनुमान के सोपान अगर पूछे जाएंगे तो आपको इसे क्रम में लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, सबसे पहले प्रतिज्ञा, प्रति के बाद आप हेतु बताते हैं, हेतु के बाद आप उदाहरण देते हैं, उदाहरण के बाद आप उपनय कहते हैं, और उपनय के बाद आप उसे सिद्ध करके निगमन निकालते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका अनुमान के सोपान। चलिए अब आगे देखते हैं। निगमनात्मक अनुमान का भाग परिवर्तन, प्रतिवर्तन और प्रतिपरिवर्तन है। तो यहाँ पर अगर आपको पूछा जाए कि निगमनात्मक अनुमान का भाग कौन सा है, तो आपको याद रखना है परिवर्तन, प्रतिवर्तन और प्रतिपरिवर्तन। अब देखिए, परिवर्तन क्या होगा कि एक के स्थान पर दूसरे का आना, उसे ही हम कहते हैं परिवर्तन। अब प्रतिपरिवर्तन किसे कहेंगे, यहाँ पर प्रतिवर्तन किसे कहेंगे, तो एक दूसरे के विरोधी होगी। जैसे कि सभी मनुष्य मरणशील है, तो यहाँ पर प्रतिवर्तन क्या बनेगा, तो प्रतिवर्तन बनेगा कोई भी मनुष्य मरणशील नहीं है। जबकि प्रतिपरिवर्तन की बात की जाए तो प्रतिपरिवर्तन में क्या होगा, एक के स्थान पर दूसरे को रखना और दूसरे के स्थान पर क्या करना, एक को रखना। यानी कि मैं ये बोल दूं कि सभी मनुष्य मरणशील है, तो प्रतिपरिवर्तन में मैं क्या बताऊंगी, सभी मरणशील मनुष्य है। यानी कि मैंने पहले क्या बताया था, सभी मनुष्य मरणशील है, यानी मनुष्य मरणशील बताया था ना। तो अब प्रतिपरिवर्तन उसका करूंगी, जो परिवर्तन हुआ है उसका मैं प्रतिपरिवर्तन करूंगी, तो वहां पर मैं क्या करूंगी, दोनों को उलट पुलट कर दूंगी। विधेय को उद्देश्य के स्थान पर रख दूंगी और उद्देश्य को विधेय के स्थान पर रख दूंगी। यानी कि मैं ये बताऊंगी कि सभी मरणशील मनुष्य है। ओके, तो ये बात यहाँ पर तीनों बात आ गई आपके निगमनात्मक अनुमान की। तो ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। परिवर्तन होता है कि एक के स्थान पर दूसरे का आ जाना, और प्रतिवर्तन में होता है कि दोनों का विरोधी हो जाना। यानी कि जहाँ पर जो वाक्य होता है उसका वो क्या हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। जबकि प्रतिपरिवर्तन में क्या होगा, उसमें अंदर अंदर जो उद्देश्य पद होता है वो विधेय बन जाएगा, और विधेय होगा वो क्या हो जाएगा, उद्देश्य बन जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं व्याप्ति की। ओके, तो व्याप्ति के रिलेटेड भी शायद एक आध क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भारतीय तर्कशास्त्र में जिस आधार पर अनुमान प्राप्त किया जाता है उस संबंध को व्याप्ति कहते हैं। जिसके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम व्याप्ति कहते हैं। अनुमान ज्ञान व्याप्ति पर आधारित है। अनुमान का जो ज्ञान होता है वो व्याप्ति पर क्या होता है, आधारित होता है। और व्याप्ति जो होती है वो क्या होता है, अनुमान का प्राण है। यानी कि अनुमान का प्राण किसे माना जाता है, व्याप्ति को माना जाता है। व्याप्ति के अभाव में अनुमान का ज्ञान संभव नहीं है। अगर व्याप्ति की उपलब्धि नहीं होगी तो अनुमान का ज्ञान भी नहीं होगा। अनुमान की प्रणाली में व्याप्ति महत्वपूर्ण है, वो तो हमें दिख ही सकता है, क्योंकि अनुमान अगर व्याप्ति के बिना अनुभव ही संभव नहीं है तो अनुमान की प्रणाली में व्याप्ति बहुत ही इम्पोर्टेंस होगी। व्याप्ति का मतलब होता है कि हेतु एवं साध्य का व्यापक संबंध। देखिए, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा गया था कि साध्य, हेतु एवं साध्य का व्यापक संबंध किसे कहते हैं, तो व्याप्ति में इसे कहा जाता है। जो व्याप्ति होती है वो क्या होता है, हेतु एवं साध्य का क्या होता है, व्यापक संबंध होता है। हेतु मैंने आपको बताया कि हेतु किसे कहते हैं, कि आपने अनुमान क्यों किया,
कि आपने अनुमान क्यों किया। और साध्य क्या होता है दोस्तों, साध्य आपका विधेय पद होता है ना। तो विधेय पद और हेतु के बीच का जो व्यापक संबंध होता है उसे ही हम कहते हैं व्याप्ति। ओके, चलिए। यह हेतु एवं साध्य का अनुपादिक नियत सहसंबंध साहचर्य संबंध है। यानी कि दोनों के बीच में कैसा संबंध है, साहचर्यात्मक संबंध है। हेतु एवं साध्य के बीच का जो साहचर्यात्मक संबंध होता है उसे ही हम व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति किसी भी निष्कर्ष की सत्यता को स्थापित करती, यानी कि व्याप्ति के आधार पर क्या होता है, किसी भी आधार वाक्यों का निष्कर्ष निकलता है। ओके, चलिए। उसके बाद लास्ट है, जहाँ धुआं है वहाँ आग होगी। ये हम उदाहरण के माध्यम से सीख सकते हैं कि देखिए, किसी पर्वत पर आपने धुआं देखा, धुएं को देखकर आपने अनुमान लगा दिया कि वहाँ पर क्या है, आग होगी। और ये अनुमान हम तभी लगा सकते हैं जब हमें ज्ञात हो कि आग और धुएं के बीच में क्या है, संबंध है। आग और धुएं के बीच में कोई ना कोई संबंध है। अतः धुआं आग की वजह से ही होता है। तो आग और धुएं की इसी संबंध को व्याप्ति कहते हैं। जैसे ही आपने आग और धुएं को एक साथ देखा, ये एक बार आपने साथ में उसे देखा और फिर जाकर कभी किसी दिन आपके सामने सिर्फ धुआं आता है तो भी आप अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ पर धुआं है तो यहाँ पर आग भी होगी ही। तो ये क्या हुआ, आग और धुएं के बीच का जो संबंध है उसे ही संबंध को हम कहते हैं व्याप्ति। ओके, आई होप आपको व्याप्ति के बारे में भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा अनुमान के बारे में एक टॉपिक था, मैंने आज आपको पढ़ा लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप ग्रुप में जाकर मुझे कमेंट कीजिएगा। ग्रुप की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वहाँ पर ज्वाइन होकर वहाँ पर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।